हेलो हाय नमस्कार दोस्तों साथियों मित्रों और सहेलियों। तो पिछले टॉपिक में हमने बात किया था भ्रूणी परिवर्धन यानी कि युग्मनज से लेके बच्ची तक का विकास। तो बच्ची का विकास हो गया था। अब आज जान लेते हैं कि बच्ची के अगल बगल में और कुछ परतें पाई जाती हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके पहले में देखिए, इस चैप्टर में इसके पहले के टॉपिक पर सभी टॉपिक पर वीडियो बन चुका है, बनाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है। तो आप लोग अगर चाहें, इच्छा हो, ना भी हो, तब भी जाकर देख लीजिए। तो देखिए तो इसमें आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बाह्य भ्रूणी कलाएँ। ये तो जब बच्ची एकदम ठीक ठाक हो गया रहता है, उसकी बाह्य भ्रूणी कलाएँ पूरी तरह से बन गई रहती हैं, विकसित हो गई रहती हैं, तब का चित्र है। अगर शुरुआत का चित्र देखें तो वो ये रहता है। देखिए ये है, अब इसी में बच्ची रहता है ऐसे, आजा बच्ची आजा, आजा माही, आजा माही। ये ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए बच्ची है, यहाँ एक ऐसी संरचना पाई जाती है। ये शुरुआती का चित्र है। तो देखिए, जो बाह्य भ्रूणी कलाएँ होती हैं ये पहले इसमें समझ लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये है बच्ची यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण। बच्ची के बगल बगल में ये जो परतें हैं, इसी को कहते हैं बाह्य भ्रूणी कलाएँ। अब इसमें ये वाली जो परत है, ये पूरी संरचना ये कहलाती है प्लीसेंटा अपरा आंवल, नाम तो आपने सुना ही होगा। अब देखिए, इसी में ये बिलाई अंकुर यानी कि लगभग कांटेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं कोरियोनिक बिलाई। क्या कहते हैं? कोरियोनिक बिलाई। कोरियोनिक बिलाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति कोरियोन में होती है। कोरियोन, देखिए ये जो बच्ची है, इसके बाहर की सबसे पहली जो परत होती है, ये बच्ची के बाहर यानी कि ये सबसे बाहर नहीं, बच्ची के बाहर। तो बच्ची के बाहर को जो पहली परत होती है, इसको कहते हैं एमनियॉन, हिंदी में उल्ब। एमनियॉन के बाहर भी एक ठो परत होती है, इस परत को कहते हैं कोरियोन यानी जरायु। अब यहाँ तो दो ही परतें दिखाई देती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में 4 परत होती हैं। तो इधर देखिए, एक ठो ये है, इसको कहते हैं योल्क सैक। क्या कहते हैं? योल्क सैक। अरे वही अंडे में जो मध्य का भाग होता है पीला पीला वाला, वो भी क्या होता है? योल्क सैक ही। उसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये है योल्क सैक। और ये वाला जो भाग होता है, इसको कहते हैं एलेंटॉइस। एलेंटॉइस। तो 4 परत हो गई, एमनियॉन, कोरियोन, योल्क सैक, एलेंटॉइस। यही 4 ठो बाह्य भ्रूणी परत में यही 4 ठो झिल्लियाँ होती हैं, 2 ठो इधर और 2 ठो इधर। ये दोनों इधर नहीं दिखाई गई हैं क्योंकि इनका कुछ खास कार्य होता नहीं, और जिसका कार्य होता नहीं वो विलुप्त हो जाता है। यानी कि ये देखिए, ये जो अपरा है, ये अपरा इन सबको बेरोजगार कर देता है। अब चाहे यहाँ की बात की जाए या फिर बाहरी जीवन की, जो बेरोजगार है विलुप्त हो ही जाएगा धीरे धीरे। तो इन दोनों का कार्य अपरा कर देता है, बेचारे बेरोजगार, खत्म। तो अब देखिए, ये थी संरचना एकदम विकसित होने पर, और ये है संरचना विकसित होने के पहले की। तो इसको मिटाकर अब एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, पहला हेडिंग लिख लीजिए, बाह्य भ्रूणी कलाएँ। ठीक, तो बाह्य भ्रूणी कलाएँ किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी वो जान लीजिए। भ्रूण के चारों तरफ कई ठो परत पाई जाती हैं, इन्हें ही कहते हैं बाह्य भ्रूणी कलाएँ। यही जो हैं ये सभी हैं, क्या हैं? बाह्य भ्रूणी कलाएँ। इनकी उत्पत्ति होती है ट्रोफोब्लास्ट। किससे? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट किसे कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के ठीक पहलका वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी हो जाएगी। तो भ्रूण के चारों तरफ की परतों को क्या कहते हैं? बाह्य भ्रूणी कलाएँ। उत्पत्ति किससे होती है? ट्रोफोब्लास्ट से। इसी से क्या होता है? उत्पत्ति, यानी कि इनका निर्माण होता है ट्रोफोब्लास्ट का। अब देखिए, ये जो बाह्य भ्रूणी कलाएँ हैं, अब बनी काहे हैं, काम क्या है इनका वो जान लेते हैं। तो ये भ्रूण को सुरक्षा देंगी, पोषण प्रदान करेंगी, उसको श्वसन कराएंगी, उत्सर्जन कराएंगी। तो ये सभी काम किसका है? बाह्य भ्रूणी कलाओं का। ठीक, अब बाह्य भ्रूणी कलाओं में 4 परत पाई जाती है, एमनियॉन, कोरियोन, एलेंटॉइस, योल्क सैक। बाकी देखिए, यहाँ एक ठो कैविटी पाई जा रही है, इसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी।
इसी में एक ठो एमनियोटिक कैविटी में ही एक ठो तरल पाया जाता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये तो गर्भाशय का भाग है, गर्भाशय की गुहा है, तो इसके लिए इसको यूटेरिन कैविटी, ये प्लेसेंटा। तो अब अगला स्टार लिख लीजिए, बाह्य भ्रूणीय कलाओं में निम्न परतें पाई जाती हैं। पहला हेडिंग एमनियन, पहला हेडिंग, तो इसमें जो पहला है वो है एमनियन, हिंदी में कहते हैं उल्ब। तो देखिए ये है एम्ब्रियो यानी बच्ची, और ये बच्ची के बगले का पहला परत। तो बच्ची के बगले का पहला परत क्या कहलाएगा? एमनियन। तो लिखेंगे क्या कि ऐसी बाह्य भ्रूणीय कला जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहती है, भ्रूण को चारों तरफ से एकदम अगोछे रहता है, किधर जाए कि ना बच्ची के एकदम चारों तरफ से छेके बा। तो भ्रूण के चारों तरफ की कलाएं या फिर ऐसी बाह्य भ्रूणीय कला जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रहती है, उसको कहते हैं एमनियन। वाह क्या नाम है, एमनियन उल्ब। अब देखिए एमनियन और भ्रूण के मध्य में ये खाली जगह पाया जा रहा है, इस खाली जगह को कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो क्या कहेंगे? एमनियोटिक कैविटी। ये कहाँ पाया जाता है? भ्रूण और एमनियन के मध्य, भ्रूण और एमनियन के मध्य। तो यानी कि अगला स्टार क्या हो जाएगा? भ्रूण तथा एमनियन के मध्य में एक ठो गुहा पाई जाती है, उसे कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। अब अगला स्टार लिखिए, एमनियोटिक कैविटी में एक ठो तरल पाया जाता है, उसे कहते हैं एमनियोटिक तरल, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसका कार्य देखिए क्या होता है। ये बाह्य आघातों से भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करेगा भ्रूण को। मान लीजिए मम्मी दौड़ रही है, ऐसे रेस कर रही है, ठीक, या फिर कहीं थोड़ा गिर पड़ गई, इधर उधर छटक फटक कर गिर गई, तो किसी भी कारण, या तो फाइटिंग खेल रहे हैं, यहीं इसी में ऐसे फाइटिंग खेल रहे हैं, तो ये जो परत है ये थोड़ी सी लचक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। इस तरह से भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला ये भ्रूण को देखिए, ये है तरल। अब भ्रूण, अब किसी को भी पानी में भिगोए रहिए तो क्या रहेगा? गीला रहेगा, यानी वो सूख नहीं पाएगा। तो ये भी क्या करता है? भ्रूण को सूखने से बचाता है। तो भ्रूण को सूखने से बचाता है, ठीक। तो ये किसका कार्य था? एमनियन का। अब दूसरा लिखिए आप लोग, कोरियन। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक, अगर उनको पता करना रहता है कि ये जो बच्ची है, बच्ची बीमार है, इस पर कोई अनुवंशिक रोग तो नहीं है, या फिर लिंग परीक्षण करना रहता है कि बच्ची बच्चा है कि बच्ची, तो उसमें क्या करते हैं, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको सिरिंज की सहायता से बाहर निकालते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। तो इसको सिरिंज की सहायता से बाहर निकालेंगे और लैब या चिकित्सक में, लैब या अस्पताल में उसको ले जाके चेक करके बता देते हैं कि हाँ ये बेबी है, मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और कोई अनुवंशिक विकार हो गया रहता है, रोग हो गया रहता है, तो इसको बाहर निकालते हैं, उसमें जो कोशिकाएं रहती हैं उसका परीक्षण करते हैं और उससे पता चल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसमें देखो सुई भोंकें और उस फ्लूइड को बाहर निकालें, इस क्रिया को कहते हैं एमनियोसिंथेसिस, उल्ब भेदन। उल्ब भेदन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में एकदम अच्छे खासे से डिटेल से। तो ये था एमनियन। दूसरा है कोरियन, तो यानी कि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा कोरियन। दूसरा लिखिए हेडिंग कोरियन, एमनियन हो गया। अब लिखिए कोरियन जरायु। दूसरा है कोरियन जरायु। तो देखिए इसमें पहला स्टार हो जाएगा, यह एमनियन के बाहर का आवरण, एमनियन के बाहर की तरफ का आवरण होता है, बाहर की तरफ यानी इधर, ठीक। अब देखिए एमनियन कोरियन दोनों के मध्य में एक ठो गुहा पाई जाती है, यानी कि किसके मध्य में? एमनियन प्लस कोरियन, इसके मध्य में एक ठो गुहा पाई जाएगी, मध्य में गुहा पाई जाएगी। इस गुहा को कहते हैं कोरियोनिक कैविटी,
कोरियोनिक कैविटी। देखिए कोरियन में ही ऊपर की तरफ बहुत से प्रांकुर या बिलाई पाए जाते हैं। इसी में क्या पाए जाते हैं? बिलाई, प्रांकुर या अंकुर भी इसको कहते हैं। और इस यही जो ये ऊपर का है ये बहुत से बिलाई पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है कोरियोनिक बिलाई। क्या कहा जाता है? कोरियोनिक बिलाई। अगर इसका कार्य देखें तो ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन में सहायक होता है। देखिए कैसे, ये जो बिलाई हैं इसमें भ्रूण की रुधिर वाहिनी रहती है और माता का रुधिर वाहिनी। तो यही माता के रुधिर से वो ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 दे देगा, तो श्वसन उत्सर्जन दोनों साथ में हो गया। अब देखिए भूख लगी तो ऑक्सीजन से भी वो पोषक पदार्थों को मतलब रुधिर वाहिनी से ही वो पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह ये पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होता है। ये तो दूसरी परत हो गई। तीसरी परत है योल्कसैक। यस तीसरा लिखिए योल्कसैक। योल्कसैक जो अंडा होता है उसके बीच का जो पीला वाला भाग होता है वही क्या कहलाता है? योल्कसैक। उसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। तो पहली बात जान लीजिए, ये मानव में अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग के रूप में रहता है। अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग जो इस समय कार्य नहीं करते और विलुप्ति के कगार पे हैं, तो इसका कोई कार्य नहीं होता। देखिए वैसे तो ये पोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पोषण का कार्य करता है। तो ये पोषण देगा किसको? पोषण भ्रूण को। और भ्रूण को तो पहले ही से पोषण दे रहा है कौन? ये कोरियोनिक बिलाई से वो पोषण ले रहा है। तो यानी कि इसका कोई कार्य नहीं रहता और ये हो जाता है बेरोजगार और इस तरह ये विलुप्त हो जाता है। चौथा जो है वो है एलेंटोइस। एलेंटोइस। तो देखिए एलेंटोइस जो है ये भी अवशेषी अंग है। कैसा अंग? अवशेषी अंग। ये पक्षियों में प्लस सरीसृप में उत्सर्जन का कार्य करता था, उत्सर्जन का कार्य करता है। तो एलेंटोइस क्या काम करेगा? पक्षी और सरीसृप में उत्सर्जन का कार्य करता है, लेकिन हम लोगों में भी रहता तो वही कार्य करता, उत्सर्जन का ही। तो उत्सर्जन का कार्य कौन कर दे रहा है? देखिए वही कोरियोनिक बिलाई ही, तो उसी द्वारा ये काम हो जा रहा है। तो ये किस रूप में पाया जाता है? अवशेषी अंग के रूप में। तो लिख लीजिए इतना। देखिए ये जो एलेंटोइस है ये कोरियन के निर्माण में भाग लेता है। कोरियन के निर्माण में भाग लेता है। अच्छा भाग लेता है मतलब ऐसे ऐसे भाग लेता है वो नहीं, पार्टिसिपेट करता है, उसमें सम्मिलित होता है, भाग लेता है। तो ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन के ग्रहण में भी ये सहायक होता है स्तनियों में। और याद रखिएगा एलेंटोइस, योल्कसैक ये अवशेषी अंग के रूप में रहते हैं। तो ये था बाह्यभ्रूणी कलाओं की चारों परत। अब जो अगला हेडिंग है वो लिख लीजिए अपरा प्लीसेंटा। तो इसको मिटा दे रहे हैं। अगला हेडिंग अपरा प्लीसेंटा। अपरा आवल प्लेसेंटा। तो देखिए प्लेसेंटा की परिभाषा लिखें तो वो क्या हो जाएगी? देखिए गर्भाशय में स्थित भ्रूण तथा गर्भाशय के भ्रूण तथा मातृऊतक के मध्य, यानी एम्ब्रियो तथा मातृऊतक के मध्य ऐसा संबंध एक मिनट देखिए गर्भाशय में स्थित भ्रूण तथा मातृऊतक के मध्य संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध जो भ्रूण की देखरेख तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करे उसी को कहते हैं अपरा। ठीक, तो ये है अपरा। तो देखिए ये होता कहाँ है? भ्रूण और मातृऊतक के मध्य में, मातृऊतक के मध्य का जुड़ाव है। अब इसका निर्माण देखें
तो इसका जो निर्माण है वो होता है कोरियन प्लस गर्भाशय की भित्ति, इन्हीं दोनों से होता है इसका निर्माण। तो जो कुरियान होता है वो गर्भाशय की भित्ति में धीरे 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 फैल जाता है और एक ठो अत्यंत संवहनी अंग का निर्माण कर लेता है जिसे अपरा कहते हैं। अब इसमें अपरा में, यहाँ जो अपरा है, यहाँ मातृरुधिर वाहिनी, मातृरुधिर वाहिनी और प्लस भ्रूण की रुधिर वाहिनी, भ्रूण की रुधिर वाहिनी, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। इधर से मातृरुधिर वाहिनी, इधर से भ्रूण की रुधिर वाहिनी जो जुड़ गई। तो मातृरुधिर वाहिनी से कुछ लेना रहेगा तो लेकर दे देगा, इधर भ्रूण से कुछ देना रहेगा तो दे देगा, यानी विनिमय की प्रक्रिया इसी में होगी। तो अब देखिए, ये तो था, हाँ। अब अपरा से और भ्रूण तक एक ठो संरचना पाई जा रही है। देखिए लंबोत संरचना पाई, या तो एक ठो नलिका की तरह संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, नाभिनाल। या अपरा तथा भ्रूण के मध्य एक जुड़ाव होता है, इस जुड़ाव को क्या कहते हैं, अपरा से भ्रूण का एक जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव को कहते हैं नाभिनाल। अपरा का अगर व्यास देखें तो ये होता है 18 सेंटीमीटर, और अगर मोटाई देखें तो ये होता है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अपरा का व्यास 18 सेंटीमीटर, मोटाई 4 सेंटीमीटर। अब हेडिंग लिख लीजिए, अपरा के कार्य। हेडिंग है अपरा के कार्य। तो एक वीडियो और बनाया जाएगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो पहला पोषण देख लेते हैं। अब देखिए, अभी बताएं कि अपरा और भ्रूण, अपरा में भ्रूण और माता का रुधिर वाहिनी एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो माता के रुधिर वाहिनी में जो भी पोषक पदार्थ है, पचा हुआ पदार्थ, जो भी ग्लूकोज के या ग्लूकोज के रूप में ही है, तो ये क्या काम करता है अपरा। देखिए, भ्रूण के रुधिर वाहिनी से माता के रुधिर वाहिनी में दोनों, मतलब भ्रूण का रुधिर वाहिनी, माता का रुधिर वाहिनी, दोनों जुड़े हुए हैं। अब माता के रुधिर वाहिनी से पोषण पदार्थ ग्रहण कर लेता है और अपरा को कहेगा ले जाओ, जाओ सब ले जाओ, फ्री में है तुम्हारे लिए, सब फ्री। तो वो ले लेता है, इस तरह पोषण ग्रहण कर लिया। तो पहला क्या काम करेगा, पोषण ग्रहण करने का। अब दूसरा श्वसन का कार्य। देखिए, अभी ये इसका जो मुख है वो खुला नहीं है, वो ऐसे एक ठो परत चढ़ी रहती है, बंद रहता है। ये ओठ बन गए रहते हैं सब, लेकिन एक ठो परत चढ़ी रहती है, खुला नहीं है। तो इसीलिए वो नाभिनाल द्वारा है। देखिए, अपरा से आएगा नाभिनाल में, नाभिनाल से फिर आ जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो एकदम खा पी के मौज कर दी करता है। तो देखिए जो ऑक्सीजन है, जो भ्रूण का रुधिर वाहिनी है, माता के रुधिर वाहिनी से ऑक्सीजन को अपरा द्वारा ग्रहण कर लेगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन। अब उसके कोशिकाओं में एकदम श्वसन की प्रक्रिया होगी। ग्लूकोज अभी पोषण लिया और इधर ऑक्सीजन लिया, दोनों मिलकर ऊर्जा बना देंगे, इसको मिल गई ऊर्जा। अब CO2 और जल का भी निर्माण हो जाता है, तो जल ले लेगा शरीर के लिए, CO2 को कहेगा ये खराब चीज़ है, फेंक दो बाहर निकालो। कहेगा अरे रुक जाओ, है ना वो अपरा, बाहर निकाल देगा। तो अब तीसरा क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। तो भ्रूण में बने CO2 को अपरा माता के रुधिर वाहिनी द्वारा बाहर निकाल देता है। ये हो गया। अब देखिए इसका अगला जो कार्य है, तो अगला जो है चौथा, ये है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा देखिए, जो चेचक, डिप्थीरिया या चेचक डिप्थीरिया होते हैं, इन सब से प्रतिरक्षा अपरा जो है माता के रुधिर वाहिनी से ही ग्रहण कर लेता है, और ये सब जो रोग हैं इनसे अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो अगला हो गया प्रतिरक्षा। पांचवा है हार्मोन का स्रावण। हार्मोन का स्रावण, ठीक। तो देखिए, अपरा हार्मोन स्रावित करता है HCG और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। तो देखिए, जो ये सभी हार्मोन
गर्भधारण में और गर्भाशय की पेशियों में जो संकुचन होता है उस सब के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें रिलैक्सिन के बारे में जानिए। जब भी बेबी का जन्म होने लगता है तो रिलैक्सिन वेजाइना के आकार को बड़ा कर देता है और जैसे जन्म हो जाता है तो फिर कुछ समय बाद उस आकार को लगभग पहले जैसा कर देता है। कौन? रिलैक्सिन। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसका पूरा नाम है। तो अपरा इतने हार्मोन का स्राव करता है और जो इसका काम अगला होता है वो है अवरोधक, चयनात्मक अवरोधक का कार्य करता है। चयनात्मक अवरोधक यानी कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है। तो ये जो बहुत से रोगाणु विषाणु होते हैं, जीवाणु, कीटाणु, छिटाणु, फिटाणु कुछ जो हों तो उन सब को रोक देता है, आने नहीं देता अपरा, नहीं तो भ्रूण बीमार हो जाएगा तो बच्ची मर जाएगा और ये दुख की बात हो जाएगी, जीवन में दुख आ जाएगा माता के। तो इसलिए जो अपरा होता है जीवाणु विषाणुओं को अंदर नहीं आने देता, कहता है तुम लोग उधर ही रहो, टहलते रहो, उधर बहुत सारे मैक्रोफेज हैं उन सब से जाओ, बातचीत करो, मारेंगे तुम सबको। तो उधर टहलता वहलता रहता है। तो इस तरह अपरा का काम क्या क्या है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षा, हार्मोन का स्राव और चयनात्मक अवरोधक। तो ये था अपरा का कार्य। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बढ़िया से। तो ठीक है, तो अपरा का कार्य भी हो गया और बाह्य भ्रूणी कला तथा अपरा इस वीडियो में खल्लास। तो ये था उसका कार्य। प्रतिरक्षा यानी कि ये जो चेचक, डिप्थीरिया और हाँ इन्हीं सब का एंटीबॉडी डायरेक्ट माता से ग्रहण कर लेता है। चयनात्मक अवरोधक यानी जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको भ्रूण के अंदर नहीं आने देता, उधर ही रहता है, कहता है तुम लोग उधर ही रहो, इधर नहीं तुम लोगों के लिए जगह है, उधर ही ठीक ठाक हो। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा बाह्य भ्रूणी कला तथा अपरा के कार्य, अपरा तथा अपरा के कार्य। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते रहिए, पिछला वीडियो देखते रहिए और आगे वाला वीडियो जो आएगा उसको भी देखिएगा, बार बार देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।